फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वीडियो सीरीज़ में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें कि हमने कंपनी रूल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें 2 वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। अब क्राउन रूल पर वीडियो हम बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो क्राउन रूल में कई सारे वीडियोस, 2-3 वीडियो आएंगे। तो एक वीडियो या 2 वीडियो तो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसमें भी डायरची सिस्टम जो था, डायरची सिस्टम को प्रोविंसेस से भी ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूरा का पूरा उनको दे दिया गया। गवर्नर को कहा गया, गवर्नर को मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करने को कहा गया। मतलब गवर्नमेंट मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम कर सकता था गवर्नमेंट, और उन मिनिस्टर के एडवाइस पे जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह हो। तो ये बहुत कम दिन के लिए चला। 1937 में ये इसको लाया गया और 1939 में ये खत्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही अब देखो, डायरची सिस्टम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, वहां से डायरची सिस्टम खत्म किया गया और सेंटर में डायरची सिस्टम को इसी एक्ट के तहत ला दिया गया। कैसे ला दिया गया? जैसे पहले प्रोविंसेस में थे रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, तो इसलिए इस तरह से फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में इसमें बांट दिया गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ये प्रोविज़न इन्फोर्स नहीं हुआ। 1935 में कोशिश किया गया, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं हुआ। अब बाइकैमरलिज्म का हम लोग स्टार्टिंग देख चुके हैं। बाइकैमरलिज्म हो चुका है पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब बाइकैमरलिज्म का स्टार्टिंग इसमें से कुछ प्रोविंसेस में हुआ। तो 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 6 में बाइकैमरलिज्म हुआ। बाइकैमरलिज्म मतलब कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना हुई। जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस वहाँ पे हुआ था, उसी तरह से यहाँ भी जैसे आज होता है कि कुछ राज्यों में, जैसे 5 राज्यों में आज भी बाइकैमरलिज्म है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, और इस तरह से 5 राज्य हैं जिसमें कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हर जगह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें एमएलए होते हैं। मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब तो एमएलए होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है कुछ राज्यों में, 5 राज्यों में। तो उस तरह से बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, इनमें कौन कौन हुआ? बिहार 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हो गया। तो आज भी इन राज्यों में बाइकैमरलिज्म है। तो बाइकैमरलिज्म स्टार्ट कब हुआ था? हमने देखा ही था, 1919 के एक्ट से स्टार्ट हुआ था। वो हुआ था सेंट्रल में, और अब इसको प्रोविंसेस में भी बाइकैमरलिज्म बना दिया गया, कुछ प्रोविंसेस में, सब में नहीं। अब देखो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया। कैसे? सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, लेबर वर्कर। ठीक है, जिस चीज़ के लिए गांधी जी ने अपना पूना पैक्ट किया था उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए अलग बढ़ा ही दिया गया। इसमें एक चीज़ और हुआ, बहुत बड़ा चीज़ हुआ, कि 10% ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गया। फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड कर दिया गया, 10% ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गया। अब काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उसको एबोलिश कर दिया गया, जो कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया था। उसको काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था उसको एक टीम ऑफ एडवाइज़र दिया गया।
काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाया था 14 मेंबर का। तो वो उसको ख़त्म करके एक एडवाइज़र की टीम उसको दी गई अलग से। इसी एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। किस लिए? करेंसी को कंट्रोल करने के लिए और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। कोई पूछेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब थोड़ा सा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। करेंट गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेशनलाइज्ड इसको किया गया था 1949 में। ये कम्स अंडर मतलब आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले तो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, उसके बाद प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि 2 प्रोविंसेस के जो ऑफिसर्स होंगे, 2 प्रोविंसेस में काम करने वाले ऑफिसर्स होंगे उनके लिए, ठीक है। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में। आगे बढ़ते हैं। 1935 इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया। उसमें क्या क्या हुआ हमने सारा देख लिया। अब इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, वो सारे हिस्ट्री की पार्ट हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में जैसे कि 1934 में एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की मांग की। उसके बाद मैंने बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद 1940 में कांग्रेस ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया। 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हुआ। फिर बहुत सारा इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें होती रही। लेकिन हम सीधा पढ़ते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगर कभी हिस्ट्री का क्लास चला, हिस्ट्री पढ़ाया जाने लगा किसी और चैनल में, यहाँ तो हम सिर्फ लॉ की बात करेंगे और ये एक तरह से हिस्ट्री ही है, लेकिन हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर इसका प्रभाव है और ये रिलेटेड है। ओके, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसे आया। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 तक, 30 जून 1948 के बाद से ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म हो जाएगा और जिम्मेदार इंडियंस के हाथों में पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ये कहना था कि मुस्लिम लीग आंदोलन स्टार्ट कर दिया कंट्री के पार्टीशन के लिए कि मुसलमानों के लिए अलग अलग देश चाहिए पाकिस्तान, इसको लेके आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया formed by Constituent Assembly. Constituent Assembly formed in 1946 will not apply to those area of the country which were unwilling to accept it. क्लेमेंट एटली ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि रिस्पॉन्सिबल हाथों में दे दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, वो उन एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा जो एरिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कहा। और चूंकि मुस्लिम लीग ने अपना पूरा एजिटेशन स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान की मांग को लेके, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस समय के वायसराय ऑफ इंडिया थे, एक पार्टीशन प्लान लाए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन इतना खून खराबा कत्लेआम हुआ कि अंततः एक्सेप्ट करना पड़ा। वो मजबूरी हो गई कि आप एक्सेप्ट करना ही पड़ा, पार्टीशन हो गया। अब इन एक्ट का फीचर क्या था, वो तो बैकग्राउंड था। इस बैकग्राउंड से वो एक्ट आया। इसके फीचर्स क्या थे? इससे सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल का खात्मा हो गया देश से।
ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया। इंडिया का पार्टीशन हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में दो देश बने। उन दोनों को ये पावर दिया गया, कभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से निकल सकते हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ फॉलो करते होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वायसराय के पोस्ट को एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गया। अब आप देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कुछ दिनों के लिए ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दिया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, उसे एडॉप्ट करें, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया किसी भी एक्ट को आप रिपील कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कंप्लीट हो गया बन के। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना के कंप्लीट कर दिया। 26 जून नहीं, ये 26 नवंबर है, ठीक है। जून पता नहीं कैसे लिखा गया, 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन एडॉप्ट भी कर लिया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, छोटा सा वीडियो है, अभी वो भी देखना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, उसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया, मतलब लागू किया। उस दिन हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किए। बन के तैयार हो गया 2 महीना पहले, हम 2 महीना क्यों रुके, ये एक सेपरेट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इस पे भी बनाऊंगा, आप लोग देखना। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, तो उसको ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पावर दे रहा था कि वो जो भी अपना रेस्पेक्टिव टेरिटरी है, मतलब भारत और पाकिस्तान के दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये पावर था कि अपने टेरिटरी में वो लेजिस्लेशन करें, शासन करें, कानून बनाएं, जब तक कि उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता। एक चीज़ और दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी कानून जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद पास किया गया है, वो किसी भी तरह से भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन पे लागू नहीं होगा, जब तक कि वहाँ की लेजिस्लेचर, मतलब भारत और पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको लागू ना करवाए। तो कंप्लीट ये फ्रीडम हुआ। अब देखो, अब इसके बाद अब तो चूंकि यहाँ का सारा ब्रिटिश रूल ही ख़त्म हो गया, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ख़त्म। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ एक बनाया गया, कॉमनवेल्थ बनाया गया, जिसमें कि वो सारा सब कुछ वो उसको देखना था कॉमनवेल्थ का चीज़, क्योंकि अभी हम जो भी है एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, जो कि जो भी ब्रिटिश के कॉलोनी रहे हैं कंट्रीज, वो उसके मेंबर हैं। तो मेंबर हैं वो, उनके पास कोई बॉन्डिंग नहीं है कि मेंबर होंगे ही, मेंबर रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, वो सिंपल एक अच्छे भावना से सभी मेंबर हैं। इस इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने जो प्रिंसली स्टेट है उनको ऑप्शन दिया, उनको फ्रीडम दिया, या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या इंडिया ज्वाइन कर लें, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट ही रह सकते हैं। तो इस पे भी बहुत सारा कहानी है, किस तरह से कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में किस तरह से मिलाए गए। जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ को ज़बरदस्ती मिलाया गया, कश्मीर को कैसे मिलाया गया, कश्मीर के राजा को क्या किया गया, ये सारा कहानी है। इसको कभी बाद में देखेंगे और दूसरे चैनल पे देखेंगे। मेरा एक और चैनल है तैयारी ऑनलाइन के नाम से, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करेंगे और उस पे हम सारी चीज़ें बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन जो भी देश है, भारत या पाकिस्तान कोई भी देश है, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी अमेंड कर सकती है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ हमें 1947 में फ्रीडम मिला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 1950 में, तो 1949 में, 1950 में ये लागू हुआ, तो 3 सालों तक, करीब 2.5-3 सालों तक हमारा शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही होता रहा, ठीक है। ब्रिटिश मोनार्च के पास जो पावर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन के पास, एम्परर के पास जो पावर था, किसी बिल को वीटो कर देता था, ठीक है, और कुछ सर्टेन बिल्स पे उसका अप्रूवल ही चाहिए था। तो वो पावर अब किसको मिल गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसके अधीन था? अब भारत सरकार के अधीन था हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर नाउ नॉमिनेट नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर अब क्या हो गए? सिर्फ नाम के ही हेड ऑफ द स्टेट हो गए। जैसे अब राष्ट्रपति और गवर्नर हैं, नाम के हेड हैं। अब देखो क्या हुआ, सिविल सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करता था, कुछ पोस्ट था जो कि रिजर्व थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ही अपॉइंटमेंट करता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो भी व्यक्ति, जिन भी व्यक्ति का 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंटमेंट हो गया था, उनको अब वो सारे बेनिफिट्स वो एंजॉय करेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। धन्यवाद। ये सेकंड या थर्ड वीडियो था। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये वीडियो के बारे में वीडियो बना के, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।